Hello everyone, welcome to Gcentric. So दोस्तों in the recent trend series sampling criteria आज हम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं विथ गेट इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द 2021 पेपर 2021 गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया था. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन वी विल रियलाइज दिस. ओके, सो कंसीडर अ रियल वैल्यूड सिग्नल बेस बैंड सिग्नल XT band limited to 10 kilohertz. Okay, the Nyquist rate for the signal YT is equal to XT into X of 1 plus T by 2 is. आपको बोला गया है कि कोई XT सिग्नल है जो कि बैंड लिमिटेड है. कहाँ से कहाँ तक? 10 किलो हर्ट्ज तक बैंड लिमिटेड है, यानी कि 10 किलो हर्ट्ज तक की इसकी रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी है. आपसे नाइक्विस्ट रेट पूछा गया है. कोई एक सिग्नल है YT जो कि XT से मिलकर बना है, XT इंटू X ऑफ 1 प्लस T बाई 2 से. इसका नाइक्विस्ट रेट आपसे पूछ लिया गया है. दैट्स अ क्वेश्चन. ओके, सो गाइज आई कैन से दिस इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन. ओके, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. अगर आपने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझा है इन द सैम्पलिंग क्राइटेरिया चैप्टर, देन ईजिली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट इसमें 2-3 यूज हो रहे हैं, सो दैट मैं इसे एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कंसिडर करके चल रहा हूँ. ओके, दिस इज मॉडरेट लेवल क्वेश्चन. सो स्क्रीन को पॉज कर देंगे गाइस सबसे पहले, एंड लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. हमें यहाँ पर XT कोई भी पर्टिकुलर सिग्नल नहीं दिया गया है, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसे स्क्वायर रेक्टेंगल मान लें, ट्रायंगुलर पल्स मान लें, जो भी कुछ मानना चाहें, समझने के लिए, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए. ठीक है, सो मैं जस्ट ट्रायंगल यहाँ पर कंसिडर कर लूँगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म. मान लीजिए XT सिग्नल है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं कंसिडर करके चल रहा हूं, ये जो कि कहां से कहां तक बैंड लिमिटेड बोला गया है गाइस. 10 किलो हर्ट्ज तक बैंड लिमिटेड है, यानी कि इस तरीके से ये सिमेट्रिसिटी को दिखाता है, सो दैट हम इसे नेगेटिव रेंज डिफाइन करते हैं. अदरवाइज देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी. 10 किलो हर्ट्ज, दिस इज द स्मॉल फ्रीक्वेंसी f रेंज, और ये हो गया हमारा x ऑफ स्मॉल f या x ऑफ ओमेगा जिसको बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -10 के. ओके, ये मैंने कंसिडर कर लिया फॉर द कन्वीनियंस पर्पज. अब हमें यहां पर सबसे पहले समझना है YT जो है वो XT इंटू X ऑफ 1 प्लस T बाई 2 से बना हुआ है. तो गाइज सबसे पहले मुझे फ्रीक्वेंसी रेंज फाइंड करनी चाहिए किसकी? X ऑफ 1 प्लस T बाई 2 की. सो अगर मैं इस सिग्नल XT से इसे कंपेयर करता हूं X ऑफ 1 प्लस T बाई 2 को, तो आप एक चीज़ समझिएगा, इसके अंदर 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए गए हैं. एक है टाइम स्केलिंग, इसकी टाइम स्केलिंग की गई है विद स्केलिंग फैक्टर 1/2. ओके, T बिकम्स 80 में A की वैल्यू है 1/2. ओके, और इसे टाइम शिफ्ट किया गया है विथ वैल्यू 1. सो गाइस 2 चीज़ें इसमें परफॉर्म की गई. The one is called time shifting operation, another is called a time scaling operation. यानी कि अगर हम बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग की, तो हम बोल सकते हैं कि T becomes T plus 1. आफ्टर दैट हम इसमें परफॉर्म करते हैं टाइम स्केलिंग, सो T becomes T by 2, so T by 2 plus 1. ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्टिंग सिग्नल हमारे पास आएगा, ओके, उसे हम जस्ट उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर दें अगर, तो उसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, ये चीज समझ लेते हैं. जरा ध्यान दीजिएगा. फोरियर ट्रांसफॉर्म की 2 प्रॉपर्टीज इसमें यूज होगी. पहली, टाइम शिफ्टिंग जब हम करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने एक सिग्नल FT कंसिडर किया गाइज, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने लिखा f ऑफ ओमेगा है. अंडरस्टूड. और अगर मैं इसमें टाइम शिफ्टिंग परफॉर्म कर रहा हूं, यानी कि T बिकम्स T प्लस T नॉट और वट एवर T प्लस 1 या T माइनस T नॉट, कुछ भी कंसिडर कर लें, तो यहां पर फेजर मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्तों, माइनस ऑफ j ओमेगा T नॉट. इसी तरीके से अगर मैं यहां पर T प्लस T नॉट लिखता हूं, तो एज यूजुअल गाइज यहां पर ये पॉजिटिव फेज का फेजर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है लाइक दिस. इसे हम बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. अगर मैं फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूं, तो फ्रीक्वेंसी रेंज मींस कहां से कहां तक इसका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं?
एक्स ऑफ एफ की फ्रीक्वेंसी रेंज या फ्रीक्वेंसी बैंड 10 किलो हर्ट्ज तक है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि जो एक्स ऑफ एफ है या जो एक्स ऑफ ओमेगा है उसकी नॉन जीरो वैल्यू है कहां तक? 10 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक। उसके आगे इसकी वैल्यू जीरो है। तो एक चीज बताओ आप, जब हम यहां पर फेजर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या इसका मैग्नीट्यूड अफेक्ट होगा? नॉट एट ऑल। यानी कि गाइज अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये एफ ऑफ ओमेगा आएगा। दोस्तों अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकालें तो ये भी कितना आएगा? एफ ऑफ ओमेगा आएगा। ओके, इक्वल टू नहीं है डेफिनेटली, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा दोस्तों? इसका भी एफ ऑफ ओमेगा आएगा। सो द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप चाहे तो लिख लें, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच इट्स मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इज जीरो इज कॉल्ड द बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन सिग्नल। यानी कि इसका 10 किलो हर्ट्ज की, हमको सिग्नल का शेप नहीं मालूम, मैंने जस्ट ट्रायंगुलर पल्स कंसीडर किया है फॉर कन्वीनियंस, जिससे मैं आपको कन्वे कर सकूं ग्राफ पर। मुझे कुछ तो शेप कंसीडर करनी थी, रेक्टेंगल ले सकता था मैं, ट्रायंगल ले सकता था, कुछ और रैंडम व्हाटएवर। ओके, समझ गए आप? कोसाइन पल्स ले लो, साइन पल्स ले लो, जो भी हम लेना चाहें। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि 10 किलो हर्ट्ज की रेंज तक इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों? नॉन जीरो बनी हुई है। इतनी बात हमने समझ ली है। अब इसी चीज को हम यहां से रियलाइज करते हैं, तो फेजर, यानी कि मेरा जो कहने का सेंस है वो ये है कि टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन जब आप एक्स टी पे लगाएंगे तो एक्स ऑफ ओमेगा के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसकी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो अनअफेक्टेड रहेगी। आप चाहो तो इस बात को एज अ स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। व्हेन टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन द सिग्नल, क्योंकि देखिए एक इंट्यूशन बनता है, टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं मींस सिग्नल हैज टू बी गेट शिफ्टेड, मींस इट्स फ्रीक्वेंसी, इट्स रेंज ऑफ द वैल्यू हैज टू बी चेंज, बट इन द टाइम डोमेन ओनली। इसकी रेंज वैल्यू की जो होगी वो टाइम डोमेन में जरूर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे अगर ये टाइम डोमेन में सपोज दैट कि -1 से लेके +1 तक इसकी रेंज थी, अब अगर आपने 1 से शिफ्ट किया तो इसकी रेंज -2 से लेके 0 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये टाइम स्केल पर ऐसा होगा, फ्रीक्वेंसी स्केल पर फेजर मल्टीप्लाई होगा, और दोस्तों फेजर मल्टीप्लाई होने से मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो लिख लें इसमें, इन द टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन signal gets shifted in the time scale, but in frequency scale its range of the frequency remains unchanged. Okay, because in frequency domain it is multiplied with the phasor which has unit magnitude. So दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल भी ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो एज इट इज यही रहने वाला है। यानी कि टाइम शिफ्टिंग से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बात करते हैं टाइम स्केलिंग की, ये मुद्दे की बात है। दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी और याद दिला देता हूं, एफ टी गिव्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा। ओके, एफ टी गिव्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा। नाउ अगर मैं एफ ऑफ टी को एफ ऑफ ए टी से रिप्लेस कर दूं, यानी कि टाइम स्केल में अगर t बिकम्स 80 तो यहां पर आएगा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a f ऑफ ओमेगा बाय a। इसको नोट कर लें आप, देख लिया सभी ने इतना। एफ टी गिव्स व्हाट? f ऑफ ओमेगा। f ऑफ ए टी गिव्स 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a f ऑफ ओमेगा बाय a। ये जनरेट हो गया। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम यहां पर मल्टीप्लाई बाय a कर रहे हैं तो यहां पर डिवाइड बाय a हो रहा है ओमेगा में? ओके, सस्पेंस है। यानी कि अगर कोई सिग्नल टाइम डोमेन में कंप्रेस हो रहा है तो दोस्तों वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपेंड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंड हो जाएगा। और अगर कोई सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंप्रेस हो रहा है तो वो टाइम डोमेन में एक्सपेंड हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि अगर स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 है यहां पर तो सिग्नल कंप्रेस होगा, यानी कि यहां पर ऑटोमेटिकली स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1 हो जाएगा। यहां पर अगर स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1 है तो सिग्नल क्या होगा दोस्तों? एक्सपैंड होगा, तो यहां पर सिग्नल कंप्रेस हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा, यहां पर बताओ क्या स्केलिंग की गई है? t बिकम्स t/2। स्केलिंग फैक्टर क्या है बोलो? स्केलिंग फैक्टर है t बिकम्स t/2, यानी कि a इज इक्वल टू है 1/2। एम आई राइट और नॉट? यस। तो क्या हम यहां पर बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टली यहां से दिखाऊं आपको कि जो f ऑफ ए टी है वो अगर
1/2 टाइम्स ऑफ टी कर दिया जाए एज यूजुअल, यहां पे जो किया गया है। शिफ्टिंग से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, टाइम शिफ्टिंग से हमको टेंशन नहीं है, तो यहां पर ये क्या हो जाता है बोलो, 1/1/2 एफ ऑफ ओमेगा अपॉन 1/2। सो एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2 ओमेगा। सही लिखा है मैंने, बिल्कुल सही बात है। तो एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है एक्स ऑफ एफ या एक्स ऑफ ओमेगा हम जिसको लिखें, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2 ओमेगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ 2 ओमेगा। गाइज, क्या मैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो अब कंप्रेस्ड होके कहां से कहां तक हो जाएगी, -5 किलो हर्ट्ज से लेके +5 किलो हर्ट्ज तक हो जाएगा ये, 2 टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ 2f। अब जरा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इतना लिख लिया पहले, इसको लिखो, नोट करो पहले उसको। बेसिक ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिया है क्वेश्चन का, जो प्रॉपर्टीज दो यूज हो रही हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की वो भी मैंने डिस्कस कर दी हैं दोस्तों। ये दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रही हैं, और एक्स ऑफ ओमेगा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने देखा, और इसमें जब हम टाइम शिफ्टिंग करते हैं सिग्नल में तो जो रिजल्टिंग सिग्नल हमारे पास जनरेट होता है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको yt समझना है। yt क्या है? yt है दोस्तों xt, yt यहां पर हमको दिया गया है, दैट इज xt इंटू एक्स ऑफ t/2 + 1 या 1 + t/2, एक ही बात है। हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन इन द टाइम डोमेन बिकम्स कॉन्वोल्यूशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एज इट इज, यानी कि अगर गाइज मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखूं, हमें रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा गया, द नाइक्विस्ट रेट ऑफ द फ्रीक्वेंसी पूछी गई सिग्नल की, तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। अभी मैं नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या फॉर्मूला है उसका, वो भी आपको कन्वे कर रहा हूं, डोंट वरी। लेकिन अभी आपका मुद्दा यह है कि जो yt है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा y ऑफ ओमेगा, उस y ऑफ ओमेगा के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है वो आपको पता लगाना है। ओके, वो अगर हमको मालूम होगा तो नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी एक बार में फाइंड हो जाएगी। चलिए, तो xt इंटू एक्स ऑफ टी प्लस t/2 + 1, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने लिखा y ऑफ ओमेगा, जो कि क्या होगा एज यूजुअल 1/2 पाई x ऑफ ओमेगा गेटिंग कन्वॉल्व विथ x ऑफ ओमेगा बाई 2 + 1। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम इसमें y ऑफ ओमेगा को फाइंड करने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं, लेट मी टेल यू। हमें फाइंड करनी है दोस्तों नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करना है दोस्तों? हमें फाइंड करनी है नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। डिनोट करते हैं FN से। ब्रीफ करता हूं उसको क्या होता है नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी, समझिएगा ध्यान से। नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है बेसिकली द मिनिमम रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी फॉर सैम्पलिंग, यानी कि अगर आपने सैम्पलिंग की किसी सिग्नल की, और अगर वो सैम्पलिंग की जो सैम्पलिंग रेट है वो अगर नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी से कम है, तो वहां पर अलाइजिंग इफेक्ट आएगा और जो सैंपल्ड सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड होगा। क्लियर है बात सभी को? यानी कि सैंपल को जब आप रिकवर करेंगे तो रिकवर नहीं हो पाएगा, वो डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म वहां पर जनरेट हो जाएगी। सो ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि सैंपलिंग आप जब कर रहे हैं किसी सिग्नल की, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको सैंपलिंग की कितनी रखनी पड़ेगी जिससे कि सैंपलिंग क्या हो सके, एप्रोप्रिएट हो सके। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भाई किसी सिग्नल की नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी है 10 किलो हर्ट्ज, ओके, और आपसे कोई बोले कि भाई क्या क्या हम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं, क्या हम 9 किलो हर्ट्ज रख सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं रख सकते, क्योंकि 10 किलो हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी अगर आपने सैंपलिंग की रखी तो सिग्नल का जो रिकवरी है वो नहीं हो पाएगा। ओके, यानी कि आपकी जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 किलो हर्ट्ज। तो गाइज, नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी डिफाइन करती है मिनिमम रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी फॉर द सैंपलिंग। इससे कम फ्रीक्वेंसी पर सैंपलिंग करोगे तो जो आउटपुट है वो रिकवर नहीं होगा। क्लियर है बात सभी को? सो इसकी वैल्यू क्या होती है? Fn इक्वल टू होता है 2Fm। अभी आप इस फॉर्मूले को याद रखें,
क्लासरूम में मैंने इससे डिस्कस भी किया हुआ है। ओके, सो नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी Fn इज इक्वल टू व्हाट, 2Fm। गाइज Fm क्या है? Fm है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। ओके, तो हमें यहां पर दोस्तों रिक्वायर्ड है क्या रिक्वायर्ड है बताओ? हमें रिक्वायर्ड है यहां पर जो y ऑफ ओमेगा है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, दैट्स ऑल। इतना क्लियर है सभी को? इसको नोट कर लो, दिस इज कॉल्ड नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। y ऑफ ओमेगा हमारे पास आ गया, हम इसमें पूरी तरह से कॉन्वोल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेट मी टेल यू वन फॉर्मूला। जब भी आप दो सिग्नल्स f1t इंटू f2t को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्टिंग एज यूजुअल आप जानते हैं इंडिविजुअल सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन होता है। ओके, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मान लीजिए इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जैसे जो f1t है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने लिखा, दैट इज f1 ऑफ ओमेगा, और मैंने बोला कि भाई इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ओमेगा m1। अंडरस्टूड? f2t हमने लिखा। ध्यान दीजिएगा, एक और प्रॉपर्टी मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। ये क्वेश्चन इसीलिए मॉडरेट है क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। आपने कोई भी प्रॉपर्टी मिस करी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, सो f1t मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा m1, f2t फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा f2 ओमेगा, इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लिखा ओमेगा m2। तो जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि जो ये सिग्नल है वो ft है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा? f ऑफ ओमेगा बनेगा। बिल्कुल, इसका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं ओमेगा m, वो होगा दोस्तों ओमेगा m1 प्लस ओमेगा m2। ये एग्जांपल्स के थ्रू मैंने वहां पर डिस्कस किया है क्लासरूम में, लेकिन अभी मैं रिकमेंड करूंगा आपको, हालांकि मैंने क्लास में भी यही बोला है एट लास्ट, कि आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको दिमाग में रखना है। इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा m1 है, इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा m2 है, तो इनके कॉन्वोल्यूशन से जो नया सिग्नल जनरेट हुआ है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो अब हम क्वेश्चन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लो जल्दी से, लिख लिया सबने? अब जरा इसको देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को। यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है? ओमेगा m1। बोलो कितना है? 10 किलोहर्ट्ज है, कोई दो राय नहीं है, 10 किलोहर्ट्ज है। ओके, ये थोड़ा सा इसमें डिस्टॉर्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टॉर्शन नहीं मतलब बोर्ड ने कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गई। चलिए, ओमेगा m1 कितना हो गया? अच्छा, ओमेगा m2 बोलो कितना है? कितना है मैक्सिमम? 5 किलोहर्ट्ज। फर्स्ट सिग्नल, सेकंड सिग्नल गेटिंग कन्वॉल्व मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ y ऑफ ओमेगा, वही तो पूछा गया है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा m। अच्छा, ये नहीं पूछा है, तो हम यहां पर ओमेगा m क्या है? ओमेगा क्या है? 2 पाई f है, स्मॉल f लिख रहे हैं तो वही फॉर्मूला रहेगा। fm इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? fm1 प्लस fm2। fm1 कितना है बोलो? मैंने यहां ओमेगा लिख दिया क्या? ओमेगा नहीं लिखना दोस्तों, fm1 है, ये fm2 है। हर्ट्ज की रेंज है ना। ओके, सो fm1 है 10 किलोहर्ट्ज, fm2 है 5 किलोहर्ट्ज, तो fm हो जाएगा 15 किलोहर्ट्ज। दोस्तों हमको fm नहीं पूछा है, हमको पूछा है क्या? हमको पूछा है नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। तो fn इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 2 इंटू 15k, यानी कि f नाइक्विस्ट आ गया है 30 किलोहर्ट्ज। दैट्स ऑल, नोट कर लें इसको। लिखा सभी ने? लिख लिया यहां तक? चलिए, तो f नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी कितना आ गया दोस्तों? 30 किलोहर्ट्ज। दैट्स विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा सा इस तरीके से हम देखें कि क्वेश्चन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। जैसे सबसे पहले हमने xt, देखो ये मैंने अपने मन से लिया है, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल ग्रुप ठीक ठाक है तो आप ये सब नहीं भी कंसिडर करेंगे तब भी चलेगा। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं इसको, स्केलिंग हमने की, तो नॉर्मली आप कंफ्यूज हो सकते हैं रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी में, इसलिए ग्राफ कंसिडर करने में कोई बुराई नहीं है।
ओके, एक ऐसा सिग्नल हमने ले लिया जो बहुत 10 किलोहर्ट्ज की रेंज में फिट बैठ रहा है। आप यहां पर रेक्टेंगुलर पल्स ले लेना, आप कोसाइन पल्स ले लेना, आप साइन पल्स ले लेना, कुछ भी आप कंसिडर करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, तो ये FM1 निकाला, ये प्रॉपर्टीज हमने यूज की हैं। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, इनके बेसिस पर हमको x ऑफ 2f मिल गया। क्लियर? और नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो हमने इसमें यूज किया, Fn इक्वल टू 2fm। और ये जो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है सैम्पलिंग क्राइटेरिया की, वो हमने यूज की कि अगर दो सिग्नल्स को टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई किया गया है तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कन्वॉल्व होंगे। और सैम्पलिंग क्राइटेरिया से हम ये जानते हैं कि अगर इंडिविजुअल सिग्नल्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा/m1 है, ओमेगा/m2 है रिस्पेक्टिवली, तो यहां पर जो रिजल्टिंग होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा/m1 प्लस ओमेगा/m2 होगी। मान लीजिए 3 सिग्नल होते तो क्या होता? एज यूजुअल हो जाता ओमेगा/m1, ओमेगा/m2, ओमेगा/m3। अंडरस्टूड? क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में पूछा गया था। दोस्तों, छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए, जीसेंट्रिक ऐप पर आप सिग्नल्स एंड सिस्टम को अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल फ्री स्ट्रक्चर के साथ ये सब्जेक्ट अवेलेबल है और मैंने बहुत बेसिक से उस सब्जेक्ट को वहाँ पर चलते चलते एडवांस लेवल तक की तैयारी आपकी वहाँ पर कराई है। स्पेशली गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के फ्रेम होते हैं। ओके, लेकिन मान लीजिए हमारे बेसिक ही क्लियर नहीं है तो अच्छे क्वेश्चंस कैसे हम आंसर करेंगे? तो बेसिक से शुरुआत की गई है और एडवांस लेवल तक उस सब्जेक्ट को मैंने डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा सिग्नल सिस्टम आसान आता है कंपेयर टू ईसीई पेपर। कभी कभी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में भी काफ़ी अच्छे फ्रेम होते हैं, लेकिन जनरली सामान्य तौर पर तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, चाहे आपकी ब्रांच IN हो, चाहे EC हो, चाहे EE हो, ये सब डिस्कशन आपको कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस, कंप्लीट एनालिसिस आपको इस सब्जेक्ट के फुल कोर्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में रिसेंट ट्रेंड सीरीज में सैम्पलिंग क्राइटेरिया में कुछ और क्वेश्चंस की डिस्कशन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।